ये वाला वीक ऑल एक छोटा वीक है क्योंकि फ्राइडे को महाशिवरात्रि की हमारे सामने छुट्टी है, पर एट द सेम टाइम आईपीओ हैवी वीक है। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो आज के इस अनंत का फंडा के एपिसोड में वापस से हम सबसे पहले एक आईपीओ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोपाल स्नैक्स लिमिटेड। 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स बनाती है और सप्लाई करती है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में। आज के दिन ऑलरेडी कंपनी के पास 276 के ऊपर एसक्यूज अवेलेबल है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो रखा है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। ऑल्दो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी क्योंकि इसके नेगेटिव्स ना बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में आज ही, तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। आईपीओ ओपन होने वाला है 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 12 को। रिफंड या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे 13 मार्च को और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 14 मार्च। रिटेल कैटेगरी में 37 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,837 रुपीज का एक लॉट होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपके सामने आपको 14 लॉट्स के अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन होगी। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% एचएनआई कोटा यहां पे होने वाला है। इशू का टोटल साइज है 650 करोड़ और ये पूरा का पूरा है ओएफएस। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ये है कि अपना सारा का सारा माल बेचना चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो एग्जिट लेना चाह रहे हैं कंपनी से, उन्हें ये माल दे देना है। देखिए मतलब ये कि यहाँ पे ये भाइयों के बीच की लड़ाई है। दो भाई थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसकी वजह से एक दूसरे भाई ने इस कंपनी को छोड़ के अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी और वो जो नई कंपनी स्टार्ट करी है वो भी सेम बिजनेस करती है इसी कंपनी के जैसा, मतलब इसी का कॉम्पिटिटर बन रहा है। अब जो दूसरा भाई था जो एग्जिट ले रहा है कंपनी से, उसके पास जो शेयर्स थे उसने उस शेयर्स को प्लेज करते हुए आगे लोन ले रखा था बैंक से। अब उसे वो लोन को क्लियर करना है जिसकी वजह से वो अपने शेयर्स को बेच रहा है और हमारे सामने यहां पे ये ओएफएस आ रहा है। तो ये है कंप्लीट कारण। इस कंप्लीट ओएफएस के होने का काफी यूनिक कारण था। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग हो रही है। 381 से लेके 401 का है प्राइस बैंड। अगर आप फाइनेंशियल्स पर नजर डालोगे ना तो सबसे पहले आपको टोटल एसेट स्टेबल दिख रहे हैं। रेवेन्यू अगर चेकआउट करोगे 2022 वर्सेस 2023 में, यहां पे रेवेन्यू में ऐसी कोई मेजर ग्रोथ नहीं हुई है, एकदम स्टेबल सा रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखोगे 170% की ग्रोथ रेट आई है। 2022 में था रफली 41 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड 2023 में पहुंच गया 112 करोड़ का। अब इसका कारण क्या है? क्या इसका यह कारण है कि कंपनी ने कुछ अचानक से क्रैक कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट बढ़ने का सिंपल सा कारण यह है, कंपनी ने अपने मार्जिन्स को डबल कर दिया है पिछले एक साल में। अगर आपने मार्जिन्स डबल कर दिए, सेम सेल्स में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। वही किया है इस कंपनी ने। तो यहां पे मुद्दे की बात यह आती है कि अभी तो कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बढ़ा के प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया और प्रॉफिट ज्यादा हो भी गया, पर क्या ये ज्यादा मार्जिन वाला मॉडल सस्टेनेबल है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में? यूजुअली जितना भी मैंने इस कंपनी को स्टडी किया है या किसी भी कंपनी को ऐसी एफएमसीजी या फिर किसी भी कंपनी को एफएमसीजी सेगमेंट में स्टडी किया है, अगर वहां पे मार्जिन्स को बढ़ा के माल बेचा जाता है तो वहां पे कभी भी आपका वो सस्टेनेबल नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। आप ये समझो कि हर साल यहां पे प्रॉफिट डबल्ड होता रहेगा या 3 गुना होता रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मार्जिन्स को आप बढ़ा के सिर्फ एक लेवल तक प्रॉफिट लेके जा सकते हो, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्शन को ही बढ़ाना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख के लग सकता है अरे वाह क्या कंपनी है। क्या कंपनी? कुछ नहीं है। क्या किया है कंपनी ने पीछे, वो आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही क्या एग्जिस्टिंग प्लांट में कंपनी के पास अवेलेबल है ऐसी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो कंपनी कर सकती है? बिल्कुल अवेलेबल है आज के दिन। पर क्या करती है नहीं करती है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एज सच कंपनी खुद डेट फ्री है। डेट के नाम पे कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। 0.08 का यहां पे है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कंपनी चाहे तो एक्सपैंड कर सकती है। पर मैं पर्सनली हमेशा बिलीव करता हूं अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी कर रहा हूं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, उसके रिजल्ट्स प्रूव करेंगे तभी मैं मानूंगा। मैनेजमेंट चाहे कि कुछ भी बोले, मैं उसकी बात नहीं मानता। ये आईपीओ तो आपको इसे आईपीओ की तरह देखना पड़ेगा, पर ओवरऑल एक माइंडसेट आपको बताया जो आगे भी काम आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.05% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.83% का। पी रेशियो हमारे सामने निकल के आ रहा है आफ्टर आईपीओ 44 का। अगर आप यहां पे पीयर कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले बिकाजी फूड आता है जिसका पी रेशियो है 104 का। प्रताप स्नैक्स आता है जिसका पी रेशियो 137 का। अब इस आईपीओ में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि कंपनी ने ओएफएस निकाला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में ऐसा हमें जमदार नहीं दिख रहे। जो भी प्रॉफिट दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ मार्जिन्स इंक्रीज दिख रहा है। पर एट द सेम टाइम सबसे मेन पॉजिटिव इस आईपीओ का ये बन रहा है कि कंपनी ने हमारे लिए थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है वैल्यूएशन वाइज। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। कंपनी को अपने लूप होल्स पता है कि किस वजह से यहां पर नेगेटिविटी आ सकती है, इसलिए कंपनी ने मार्जिन का स्कोप छोड़ा है। यह हमारे लिए हो जाता है कंप्लीट कंक्लूजन इस आईपीओ का। अगर हम एज पर सोर्सेज फाइनली बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो रफली चल रहा है 30% के आसपास का। देखिए इस वीक हमारे सामने जितने भी आईपीओ है ना, हर एक आईपीओ में एक जैसा आईपीओ, मतलब कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं जिसमें पैसा डेढ़ा या डबल होगा।
पर कोई ऐसा भी आईपीओ नहीं है जिसमें दिक्कत आ सके और एकदम ऐसा लगे कि भाई लिस्टिंग लॉस हो गया 20% का। सारे के सारे एवरेज एंड ओके आईपीओ जहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है 20 से 25% की। चाहे आप बात करो जेजी केमिकल्स की, आरके स्वामी की या फिर गोपाल नमकीन की, तीनों के तीनों एक एवरेज आईपीओ जो हमारे सामने आ रहे हैं। अपने फंड्स को यूज करते हुए जो कंपनी हमें पसंद आ रही है उसमें हम एलोकेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली तीनों ही आईपीओ में थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट करने वाला हूं एचएनआई कैटेगरी में। मेरा पर्सनल माइंडसेट आज के दिन बन रहा है। नोइंग द रिस्क मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन सबके टाइप के आईपीओ में होता क्या है, 50-60% टाइम तो आप आराम से सेल थ्रू कर जाते हो, पर एंड में आखिरी 5-7-10% टाइम ऐसा भी होता है कि एक आध आईपीओ इसमें हल्का फुल्का लिस्टिंग लॉस के साथ लिस्ट हो जाए, तो वो आपको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। एफआईआईज और डीआईज के अगर आप एक्शन चेकआउट करोगे तो 4 मार्च ने डीआईज ने भर भर के 3500 करोड़ की परचेस करी है, जो ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एफआईआईज की तरफ से हल्की फुल्की सेलिंग हुई है, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। बाय द वे, अगर आपने कल का आनंद का फंडा देखा होगा तो हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, रेंज को रिवर्स डायरेक्शन में तोड़ेगा और वापस से जिगजैग करके वापस या तो रेंज में आ जाएगा, रेंज को क्रॉस करेगा। वही हुआ एग्जैक्टली आज के दिन। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं अनंत आप इसे प्रेडिक्ट कैसे करते हो? देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं करता। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मार्केट को देखते रहोगे, प्राइस एक्शन और किस तरीके से मार्केट काम करता है ये आपके लिए क्लियर होता जाएगा। अब आपके सामने ना एफआईआईज और डीआईज के डेटा के साथ साथ आज के दिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेकआउट करना पड़ेगा। यहां पे आप अगर डेटा को चेकआउट करोगे ना, तो सबसे पहले निफ्टी में आपको 22,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही है, और अगर ऊपर की साइड की बात करोगे तो 22,800 पे कॉल राइटिंग लग रही है। जिस तरीके की डेटा बने हुए हैं, ऑन दी फेस ऑफ इट ये दिखा रहे हैं कि ये पूरा वीक फ्लैट रह सकता है। इवन अगर आप यहां पे बैंक निफ्टी को चेकआउट करोगे तो चेकआउट करिएगा, आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का भी डेटा डाला है। बैंक निफ्टी में भी नीचे की साइड में अच्छी खासी पुट राइटिंग, ऊपर की साइड में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो नॉर्मल स्टैंस तो ये कहता है कि भैया ये मार्केट इसी रेंज में पूरा का पूरा वीक निकाल देगा। मैं आपको आज के दिन कुछ अलग बात कहने वाला हूं, जो हमने कल बात करी थी उससे। कल हमने डिस्कस किया था कि भैया ये मार्केट का बन रहा है फ्लैट बेस, मार्केट तोड़ेगा पर वापस से रिवर्स डायरेक्शन में आके पॉसिबिलिटी रखता है कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव दे जाएगा। मार्केट ने तोड़ा और वापस से रिवर्स डायरेक्शन में गया भी सही। अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, कल के दिन मार्केट चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जो भी डायरेक्शन पकड़ेगा वो एक डायरेक्शनल मूव भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, हर दिन मार्केट का प्राइस एक्शन आपको एक अलग तरीके से स्टडी करना होता है, और कल के दिन मार्केट का एक डायरेक्शनल मूव भी आ सकता है, और वो डायरेक्शनल मूव आई फील पर्सनली रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सपोज करते हैं मार्केट यहां पे ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहां पे कोई एक अपर विक आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में मिल जाती है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस हल्का फुल्का आपको लगेगा कि टूटा टूटा टूटा, नहीं टूटा, और उसके बाद मार्केट ने ये डायरेक्शन पकड़ लिया। या फिर मार्केट ने सपोज करते गैप डाउन किया इसी रेंज के आसपास, जो आज के दिन ये यहां पे आपको एक 15 मिनट में डोजी दिख रही है, वैसे ही कुछ डोजी बनाए और डोजी बना के सीधा यहां से मूव कर जाए। ये चांसेस होने के बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए स्टडी करना। तो कल के दिन आपको इंपॉर्टेंट होगा इस रेंज के आसपास प्राइस एक्शन देखना। अगर मार्केट ऊपर की साइड 22,400 को काट के निकलता है तो पॉसिबिलिटी सीधे चल जाएगी कि मार्केट एक बड़ा मूव दे जाए। नीचे की साइड 22,280 को तोड़ के अगर नीचे सीधे जाता हुआ दिखे तो उस पर ध्यान रखिएगा, और स्पेशली अगर रेजिस्टेंस फेस करते हुए ऊपर जाए, रेजिस्टेंस फेस करे और फिर नीचे जाए तो उसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एक डायरेक्शनल मूव हमें निफ्टी की बात करूं तो 400-500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव, और बैंक निफ्टी में इवन 1000 पॉइंट तक के डायरेक्शनल मूव आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट दिखा के पूछोगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में तो सिर्फ आज के दिन पॉसिबिलिटी दिख रही है पॉजिटिव साइड की, पर बैक ऑफ द माइंड आपको दोनों साइड रहने चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ना ऐसा दिखा के धोखा देके रिवर्स डायरेक्शन में भी चले जाता है। पर इससे ये जरूर क्लियर हो गया कि अगर मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो उसे लीड करेगा बैंक निफ्टी, मार्केट नेगेटिव जाएगा तो उसे लीड करेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। यहां पे रेंज आप मार्क रखिएगा, यही आपकी रफली रेंज बन रही है, और इस रेंज को ध्यान में रखते हुए काम कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होने वाला है कल के दिन का। कल के दिन के मार्केट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव रह जाइएगा, जरूरत पड़े तो आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिएगा मार्केट को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुके हैं, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट आ रही है, चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है।